हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपके अंदर बीकॉम में सब्जेक्ट है जीएसटी का तो ये टॉपिक का क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो बेसिकली आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आ सकते हैं। वैसे आपकी जीएसटी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन रखी है, आप जीएसटी के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जीएसटी फॉर बीकॉम भी है। ठीक है, चलिए समझते हैं जीएसटी काउंसिल को ढंग से, क्लैरिटी से। बिल्कुल यार देखो, जीएसटी काउंसिल को पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं, जीएसटी काउंसिल बना कैसे, तब जाके हमें समझ में आएगा ना। थोड़ी सी अब हिस्ट्री समझ लेते हैं ताकि तब जाके हमें थोड़ा सा बड़े तरीके से समझ में आएगा कि जीएसटी काउंसिल कहाँ से आया, हमें ये जरूर पता होना चाहिए। बेसिकली जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पता होगा शायद जीएसटी कैसे बना था। पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई थी। ये बिल लाया था 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा था पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले जीएसटी को लाने के लिए, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती आप जीएसटी का एक्ट नहीं बना सकते। तो वो फिर पास हुआ राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, फिर लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, इस तरह से पास हुआ, तब जाके हमारा ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंस देन जीएसटी काउंसिल एंड हैंड बीन नोटिफाइड ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस। फिर जीएसटी काउंसिल की एग्जिस्टेंस आ गई ऑन सितंबर 16 2016। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड नोटिफिकेशंस ब्रिंगिंग इनटू द इफेक्ट द ऑल द सेक्शन ऑफ, ये जो CAB का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था, जितने भी उसके सेक्शन थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई अब इसको हम इशू कर रहे हैं नोटिफिकेशन में कि अब ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। सेटिंग फर्मली इनटू द मोशन ऑफ रोलिंग आउट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब सारे सेक्शन इसके इम्प्लीमेंट होने वाले हैं CAB के। उसके बाद फिर अलग अलग जीएसटी के एक्ट लाए गए। ठीक है, CGST एक्ट लाया गया, फिर IGST एक्ट लाया गया। तो जीएसटी काउंसिल तब फॉर्म हुआ था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था। जैसे ये पास हुआ था तब हमारा जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ था, ये पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बेसिकली हमारा जब ये हमने जैसे मैंने को बताया कि अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आर्टिकल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 279A सब सेक्शन 1 इसको अमेंड करा गया ना। तो ये अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल के अनुसार जीएसटी काउंसिल फॉर्म करना जरूरी है, ये लिखा हुआ है। एज पर आर्टिकल 279A सब सेक्शन 1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये जरूरी है कि जीएसटी काउंसिल बनाना विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279A। जब आर्टिकल 279A बना उसके 60 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को ये जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ऐसा जीएसटी काउंसिल जरूरी है। फिर अब जीएसटी काउंसिल का आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी काउंसिल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीएसटी काउंसिल में ज्वाइंट फोरम है, बेसिकली सेंटर और स्टेट्स के कई सारे इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। और इसके अंदर मेंबर समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इसका चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कि हमारी निर्मला सीतारामन है, वैसे आप आगे बदल सकती है, कोई भी कुछ नहीं पता तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो इसका एक मेंबर होता है जो कि रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस में इंचार्ज है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस में इंचार्ज है, वो इसका मेंबर होता है। और बाकी के अलग मेंबर्स कहाँ से बनते हैं? द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, वो उसके मेंबर बना देती है। स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने नॉमिनेट करती है कि भाई ये मेरे मिनिस्टर्स हैं, ये हमारे मिनिस्टर है जो कि फाइनेंस में इंचार्ज है, या कोई भी मिनिस्टर वो नॉमिनेट कर सकते हैं, वो भी हमारे मेंबर्स बन सकते हैं जीएसटी काउंसिल के। थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में और समझ लेते हैं कि वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, क्वारम क्या होती है। तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी इसकी मेंबर्स की, अब हम बात करते हैं हमारी सिलेक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन हमारा कौन होता है? चेयरपर्सन तो हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो वाइस चेयरमैन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स बड़े सारे स्टेट्स के जो होते हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि हमारा वाइस चेयरपर्सन कौन होगा। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन छोड़ दो, फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट्स के अलग अलग होते हैं ना, वो सेलेक्ट करते हैं कि वाइस चेयरपर्सन कौन होगी इस जीएसटी काउंसिल के।
अब बात करते हैं कोरम की। कोरम का मतलब होता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग के अंदर प्रेजेंट, जब तक ये मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो कोरम कितने होना चाहिए कि कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए। तो इसमें कहा है कोरम जो है वही लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूट प्रेजेंस विच इज नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग मीटिंग। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कि इतने मेंबर होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 50% तो होने ही चाहिए। जीएसटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं उसमें से 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर, जब तक कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ये कहा हुआ है। और डिसीजन कैसे लिया जाएगा मीटिंग का, कम से कम 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मेंबर्स ने कम से कम 3/4 मतलब 75%, तो 75% अगर मेजोरिटी आ गई मेंबर्स की, एक कोई अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि मेजोरिटी वाले तो ठीक है, आपका अगर मेजोरिटी आ गई तो डिसीजन लिया जाएगा, बट वो कैसे वोट आने चाहिए वो भी लिखा हुआ है। एज पर आर्टिकल 279A, वोट डिवाइड करने का प्रिंसिपल है। देयर इज अ प्रिंसिपल विच डिवाइड्स द टोटल वेटेड वोट कास्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वोट आने चाहिए, स्टेट के भी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द वेटेज ऑफ 1/3, सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/3 वोट आने चाहिए टोटल में से, और स्टेट के 2/3 आने चाहिए। ये भी इन्होंने कह रखा है, ठीक है। एंड एज पर आर्टिकल 279 सब सेक्शन 4, जीएसटी काउंसिल क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है अपनी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। किस इशू पे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू पे, कि जीएसटी में भी सब्जेक्टेड और एग्जाम्प्टेड, जीएसटी लगाना है या एग्जाम्प्ट हो जाना है। मॉडल जीएसटी लॉज, क्या क्या जीएसटी लॉज, फ्लोर रेट क्या लगेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, किस पे लगाना है, जीएसटी का रेट क्या होगा, ये सब चीज़ें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को। और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, जितने भी जीएसटी में चेंजेस करती है, कि अगर आपने देखा होगा रेट में कोई चेंज हो रहा है या कुछ भी ऐसा चेंज हो रहा है, एग्जम्प्ट करना है इसको, नहीं करना, वो सब चीज़ें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। अब हम समझेंगे कि इसके रोल और फंक्शन क्या है थोड़ा डिटेल में, कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकती है, इसका पूरा रोल देखते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से लिखना है अगर ये जीएसटी काउंसिल क्वेश्चन आता है। रोल एंड फंक्शंस क्या है जीएसटी काउंसिल के, देखो मैंने कुछ बताया जीएसटी काउंसिल क्या करती है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। कौन कौन से मैटर में, अभी देखो सारे मैटर आपके सामने आए अभी है। सबसे पहला जैसे कि टैक्स, सेस एंड अदर सरचार्ज, क्या लगाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को, विच कैन बी सब सम्ड इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब सब सम्ड का मतलब कि जो इसके अंदर मिल जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। आप ये भी कह सकते हो कि वो रिप्लेस हो गया जीएसटी से, जैसे कि वैट सब सम्ड हो गया जीएसटी में, अब वैट नहीं लगता, जीएसटी लगता है। हालांकि कुछ एक्सेप्ट है, कुछ प्रोडक्ट पे भी लगता है, जैसे कि अल्कोहलिक वाले पे, लेकिन तब भी बाकियों पे जीएसटी लगता है, सब सम्ड हो गया। तो वो बताता है कि कौन से टैक्सेस सब सम्ड करने हैं इसके अंदर। डिटरमाइन जीएसटी ऑन विच शुड बी इम्पोज्ड एंड शुड बी एग्जम्प्ट, किस पे जीएसटी लगाना है, किस पे नहीं लगाना, ये भी वही बताती है। जीएसटी जैसे मैंने को बताया, टू रिकमेंड द मॉडल फॉर जीएसटी लॉस, प्रिंसिपल्स, जैसे कि जीएसटी लॉस में आपका वही प्रिंसिपल होता है कि सप्लाई कैसे डिटरमाइन करनी है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करनी है इंटर स्टेट पे, या आपका कॉमर्स एंड प्रिंसिपल टू रेगुलेट द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। किस पे आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो भी इसी को इसके ही रिकमेंड करती है। तो जीएसटी लॉज में जितने भी रिकमेंडेशंस आती है वो पहले जीएसटी काउंसिल के साथ आती है, तब जाके वो जीएसटी लॉज में इंप्लीमेंट होते हैं वो अमेंडमेंट। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मिनिमम टर्नओवर, मिनिमम टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी कि भाई उतने से आपको मतलब लेना है, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी यही डिटरमाइन करती है। ऐसे ही रेट सारे के सारे अपर एंड लोअर लिमिट ये भी डिटरमाइन करती है। स्पेसिफाइड रेट कि भाई अगर कोई स्पेसिफाइड रेट लगाना है ताकि हम कोई एडिशनल रिसोर्सेज पे, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है उस समय स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे क्या रेट लगाना चाहिए जीएसटी में, वो भी ये रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही स्पेसिफिक प्रोविज़न क्या हो गए डिफरेंट अलग अलग स्टेट की, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर एंड ये सब हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो हिमालयस वाली स्टेट है एंड नॉर्थ ईस्टर्न, उस पर क्या स्पेसिफिक प्रोविज़न लगाना है वो भी ये रिकमेंड करती हैं। एंड एनी अदर मैटर, कोई भी मैटर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन मैटर ये है। कौन कौन से मेन मैटर है कि टैक्सेस, सेसेस, सरचार्ज कौन से सबसम्ड होने हैं जीएसटी के अंदर, है ना। दूसरा कि कौन सा जीएसटी, किस पे जीएसटी लगाना है, किस पे नहीं लगाना। जीएसटी लॉज में रिकमेंड करना कि क्या मॉडल होना चाहिए जीएसटी लॉज का, प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है।
सप्लाई कब डिटरमाइन करना है इंटर स्टेट पे, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, जीएसटी का रेट क्या होगा, और स्पेसिफाइड रेट क्या होगा फॉर कलेक्शन ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होगी। और एक और चीज़ करती है, रिकमेंड द डेट बाई विच जी टैक्स शैल बी एप्लीकेबल ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन लगना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीएसटी से बाहर नहीं है वो, उन्होंने ये नहीं बताया कि जीएसटी कब लगेगा। तो ये ही रिकमेंड करेगी जीएसटी कौंसिल ही, वो रिकमेंड करेगी कि कब क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, इस पे जीएसटी कब लगेगा, वो ये रिकमेंड करेगी। अभी नहीं लग रहा है लेकिन लगेगा कभी ना कभी, तो वो ये ही रिकमेंड करेगी। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल शैल बी गाइडेड बाय द नीड फॉर हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो जीएसटी काउंसिल को ये भी ध्यान रखना होता है कि पूरा एक हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना जीएसटी का पूरा, और अपने नेशनल मार्केट के अंदर पूरा गुड्स एंड सर्विस को डेवलप करना, कि गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन अच्छे से होती रहे, तभी हमारी जीडीपी बढ़ पाएगी, और एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना, पूरा हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना जीएसटी का। और जीएसटी के काउंसिल का जो भी एक्ट है वो इनवैलिड नहीं हो सकता बाय रीज़न ऑफ दिस। ये रीज़न है, अगर ये रीज़न हो गए तो जीएसटी काउंसिल का जो भी उन्होंने कहा गया है ना, वो इनवैलिड नहीं माना जा सकता। कि अगर सपोज करो कि कोई वैकेंसी हो गई है जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन का जीएसटी में, मतलब कि कोई मेंबर की वैकेंसी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इनवैलिड मान लोगे डिसीजन को जीएसटी के। नहीं, कोई भी वैकेंसी है, कोई डिफेक्ट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल में, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही मानेंगे उसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल को। तब भी एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, कोई मेंबर हमने गलत अपॉइंट कर लिया तब भी हम इसकी वजह से इनवैलिड नहीं मानेंगे। एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ काउंसिल, कोई हमने इसकी काउंसिल ने कुछ अलग प्रोसीजरल इरेगुलरिटी गलती कर दी उन्होंने खुद से कोई, और तो भी हम इसको नहीं मानेंगे आपका इनवैलिड। तो वैकेंसी हो गई है, कोई डिफेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, काउंसिल को बनाने में कोई डिफेक्ट है, वैकेंसी हो गया है तो भी नहीं मानेंगे, अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हो तो भी नहीं मानेंगे, एंड कोई भी इरेगुलरिटी होगी प्रोसीजर में। जीएसटी काउंसिल शैल एस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म, जीएसटी काउंसिल को एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना पड़ता है ताकि डिस्प्यूट को सेटल करने में बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक से ज़्यादा स्टेट की या एक स्टेट के लिए, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। क्या मतलब है इसका, कि कभी कभार क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट एक साइड पे रखी जाती है, उनके बीच में डिस्प्यूट सेटल करा जाता है, एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड, कि दूसरी स्टेट्स वो अलग उसको साइड पे रखा जाता है कि आप कुछ और कह रहे हो, ये भी कुछ और कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और या कोई दो स्टेट के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उनको सेटल करना, ये जीएसटी काउंसिल का काम होता है, कि जीएसटी काउंसिल का डिस्प्यूट भी सेटलमेंट करना काम होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ये रिकमेंडेशन करती है या कोई भी इसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट हुआ तो कोई डिस्प्यूट है वो भी सेटल करवाएगी ये खुद। तो हमने पूरा जीएसटी काउंसिल के बारे में ये समझा कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से चेयरपर्सन होता है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर आपका मेंबर होता है, ठीक है ना, और बाकी मेंबर नॉमिनेट करे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सिलेक्शन वाइस पर्सन का फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट करता है, क्वारम मिनिमम 50% होना चाहिए, 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, जिसमें से आपको मैंने ये हमने समझा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/3 होने चाहिए टोटल वॉच में से, एंड 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। रोल फंक्शन हमने समझा कि भाई सब सम करवाना, रेट क्या होगा, जीएसटी एग्जम्प्ट किस पे लगेगा, मॉडल जीएसटी लॉज, मॉडल फॉर द जीएसटी लॉज, क्या मॉडल होना चाहिए जीएसटी लॉज का, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब चीज़ें रिकमेंड करता है। आई होप पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी वीडियोस चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि कैसे और वीडियोस आप चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो, तो चलो बाय बाय, थैंक यू।